एवरीवन, लिटिल पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 ग्रेड सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 यानी अध्याय 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? फैक्टर। फरमान शब्द का अर्थ है शाही आदेश। मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो काली मिर्च और इलायची। प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? प्रेसिडेंसी। कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो अवध। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 1691 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे इंग्लिश व्यापारी कंपनी ने फैक्ट्री आरंभ की। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बंगाल प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। सिराजुद्दौला की पराजय में उसका सेनापति वीर जाफिर भी एक कारण था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में विलय नीति चलाई गई। ब्रिटिश कंपनी काल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। प्रश्न नंबर 7, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। इजाजतनामे से क्या आश था? इजाजतनामे से आश था इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी से छोड़ नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? होड़ नहीं कर सकती। प्रश्न नंबर 9, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? तो बक्सर की लड़ाई के परिणाम निम्नलिखित हैं। इस लड़ाई के पश्चात अंग्रेज बंगाल प्रांत के वास्तविक शासक हो गए। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का लगन वसूल करने का अधिकार मिल गया। तीसरा, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध का नवाब अंग्रेजों के अधीन हो गए। चौथा है, कार कंपनी वसूल करती थी परंतु शासन की जिम्मेदारी नवाब की थी। कंपनी जनता का शोषण करने लगी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं हम। प्रश्न नंबर 10, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठाओं व अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी, जिसने मराठाओं के दिल्ली शासनकाल चलाने का सपना चकनाचूर कर दिया, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 11 है, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी मांग अधिक थी। प्रश्न नंबर 12, सहायक संधि की शर्तें क्या थी? सहायक संधि की प्रमुख शर्तें नियम थी। बड़े राज्य अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखेंगे जिसकी कमान अंग्रेज अधिकारी के हाथों में होगी, जबकि सेना का खर्च राज्य को उठाना होगा। राज्यों को अपने राज्य की राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंस रखना अनिवार्य होगा। राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपी को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। प्रश्न नंबर 13, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए? तो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्न सुधार किए गए थे। पहला, प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी अदालत भी थी। दूसरा है, जमींदार के न्याय संबंधी अधिकार समाप्त कर दिए गए। तीसरा है, दीवानी और फौजदारी अदालतों के कार्य क्षेत्रवार दिए गए। अब प्रश्न आ जाते हैं हम 14 पर। प्लासी युद्ध के क्या कारण थे? प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण थे। पहला, सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का षड्यंत्र। दूसरा, अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला में तनाव। तीसरा, अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी। चौथा, कासिम बाजार व कोलकाता पर अधिकार। पांचवा, काल कोठरी की धरना। प्रश्न नंबर 15, स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के क्या कारण थे? 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाब का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। स्थानीय शासकों ने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। उसकी किलेबंदी को बढ़ने से रोक दिया तथा उस पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि स्थानीय शासकों की
वेतु की मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते, अतः इन टकरावों के परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। प्रश्न नंबर 16 है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। भारत से व्यापार क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, भारत में व्यापार क्षेत्र पर अपना अधिकार करने के लिए। तीसरा, भारत में व्यापार द्वारा अधिक से अधिक मुनाफा अर्जित करने के लिए। भारत में राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना के लिए। पांचवा, भारत में अधिक से अधिक व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने के लिए। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 17। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राज्य विस्तार के लिए सर्वोच्च दाता की नीति अपनाई। हेस्टिंग्स के नेतृत्व ये कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने था। उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। प्रश्न नंबर 18 और ये प्रश्न नंबर लास्ट है हमारा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी? इस नीति को किन किन भारतीय राज्यों के द्वारा अपने नियंत्रण में लिया गया? लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अधीन करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति हड़प नीति का अनुसरण किया। सर्वप्रथम उसने भारतीय राजाओं द्वारा दत्तक पुत्र लेने की प्रथा पर रोक लगा दी। जो शासक बिना पुत्र के मर गए, उनकी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंत बना लिया गया। ऐसे राज्यों में झांसी, नागपुर और सतारा प्रमुख थे। मैसूर और पंजाब की विस्तृत राज्यों को युद्ध द्वारा ब्रिटिश शासन का अंग बना लिया गया। 1856 ईस्वी में अवध के नवाब पर अनुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश शासन एवं अंग बना लिया गया। इस प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को विभिन्न कारणों से हड़प कर ब्रिटिश कंपनी के अधीन करने हेतु विलय नीति का अनुसरण किया। धन्यवाद।